O good old man, how well in thee appears the constant service of the antique world, when service sweat for duty, not for meat. थोड़ी सी पहले इसकी रेफरेंस देख लेते हैं, नीचे आओ। एक्ट 2 सीन 3 में से लिया गया ये। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स वेल नोन कॉमेडी एज यू लाइक इट। ये तो सभी में याद रखनी है आपको कि इसमें से ली गई है। दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय ऑरलैंडो टू एडम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि ये लाइन्स किसने किसको बोली हैं। तो ये किसने बोली हैं? ऑरलैंडो ने एडम को बोली हैं। एडम आपको पता ही है कौन है? नौकर उसका, हाँ, बहुत पुराना फेथफुल नौकर है, बुढ़ा। वो नौकर, उस एडम ने उसके बाप की भी सेवा की है। When the latter out of his love and commitment to his young master offers his life savings, तो एडम उसको अपनी लाइफ सेविंग ऑफर कर देता है, सारी की सारी, जितनी भी उसने बचा के धन रखा होता है ना, वो उसको दे देता है अपने यंग मास्टर को, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और कमिटेड है उससे, कमिटमेंट है उसका काफ़ी उससे। कमिटमेंट का मतलब समर्पण है एकदम, और उसको प्यार भी करता है इसलिए। ऑफ 500 क्राउन्स, तो कितनी रकम थी वो? 500 क्राउन्स की। टू हेल्प हिम स्टार्ट सम वेंचर ऑफ हिज ओवन, और किस लिए देती वो? ताकि वो उससे कोई अपना वेंचर शुरू कर सके। वेंचर का मतलब कोई काम शुरू कर सके। क्योंकि जब ये उसको एडम उसको ये बताता है कि तू यहाँ से भाग जा, क्योंकि तेरा भाई ओलिवर तुझे मारने की फिराक में है, और उसको वो प्लान वो समझ लेता है कि ओलिवर ऑरलैंडो को जब सो रहा होगा तो उसके घर में आग लगा देगा और वो जल के मर जाएगा। तो ये प्लान एडम को पता लग जाता है, ऑरलैंडो को वो बता देता है। तो ऑरलैंडो को वो ये कहता है कि अब ऑरलैंडो ये कहता है कि मैं जाऊँगा कहाँ, मैं करूँगा क्या कहीं भाग के, फिर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना मुझे कुछ आता है। तो वो कहता है कि तुम मेरे ये पैसे जो बचाए हुए हैं ये रख लो, 500 क्राउन्स, और कोई काम शुरू कर लो या तुम्हारे काम आएंगे। तो ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? जो नौकर इतना बूढ़ा था वो खुद बेचारा, और वो इतना प्यार करता है उससे कि उसने अपनी सारी की सारी उम्र की कमाई वो उसको ऑफर कर देता है। तो फिर उसका धन्यवाद करने के लिए ये लाइन बोलता है ऑरलैंडो, ओ गुड ओल्ड मैन, कि बूढ़े आदमी, हाउ वेल इन दी अपीयर्स द कंस्टेंट सर्विस ऑफ द एंटीक वर्ल्ड। दी यानी तुम्हारे अंदर, THEE ना, दी, इसका मतलब पुरानी इंग्लिश में होता है यू। तो तुम्हारे अंदर मुझे दिखाई देती है, अपीयर दिखाई देती है, कंस्टेंट सर्विस, एक वफादार सर्विस दिखाई देती है कि तुम कितने वफादार हो अपनी सर्विस में। कंस्टेंट का मतलब यहाँ है फेथफुल यानी वफादार। ऑफ द एंटीक वर्ल्ड, पुराने ज़माने की वफादारी दिखाई देती है मुझे तुम में। वो कहता आजकल कहाँ है ऐसे वफादार लोग, तुम्हारे अंदर मुझे वो पुरानी वफादारी जो पुराने टाइम में हुआ करती थी वो दिखाई देती है। व्हेन सर्विस स्वेट फॉर ड्यूटी नॉट फॉर मीड, पुराने टाइम की बात कर रहा है कि जब सर्विस की जाती थी पसीना बहा करके, और ड्यूटी के लिए लोग काम करते थे, मीड के लिए काम नहीं करते थे पुराने ज़माने में। मीड का मतलब आपको क्या दिख रहा है इसमें लिखा हुआ? वेज या रिवॉर्ड। यानी पुराने टाइम में लोग निस्वार्थ भाव से काम करते थे, उनको बदले में कुछ चाहिए नहीं होता था कि हमें कोई मीड मिले, कोई रिवॉर्ड मिले, कोई पैसा मिले। तो तुम्हारे अंदर मुझे वही सेवा दिखाई दे रही है कि तुम वास्तव में इस ज़माने के तो मुझे नहीं लग रहे हो, तुम तो पुराने ज़माने के हो। मीड का मतलब स्वार्थ भी हो सकता है, या हाँ स्वार्थ भी कह सकते हैं, बदले में कुछ चाहिए होता हो, रिवॉर्ड है इसका मतलब वैसे। दाउ आर नॉट फॉर द फैशन ऑफ दीज टाइम्स, तुम आज के समय के तो नहीं हो। आज के समय का जो फैशन है, आज के समय का जो चलन है ना, तुम वैसे तो मुझे नहीं दिखाई दिए। वेयर नन विल स्वेट बट फॉर प्रमोशन, जहाँ कोई भी स्वेट नहीं करेगा बिना प्रमोशन के, यानी कोई भी किसी के लिए पसीना नहीं बहाएगा। स्वेट करने का मतलब मेहनत करना, काम करना, पसीना बहाना। तो आज के टाइम में तो कोई भी प्रमोशन की लालसा के बिना कोई काम नहीं करता। प्रमोशन का मतलब तरक्की, पैसा, धन दौलत, सम्मान। एंड हैविंग दैट डू चॉक देयर सर्विस अप इवन विद द हैविंग, और प्रमोशन के बावजूद भी कई लोग तो उस सर्विस को रोक देते हैं, यानी अपना काम निकल जाता है उसके बाद वो सर्विस करना बंद कर देते हैं। इट इज़ नॉट सो विद दी, तुम्हारे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। पुराने ज़माने में यू को दी बोलते थे, बंद करना इसको। बट पुअर ओल्ड मैन दाउ प्रनस्ट ए रोटन ट्री, पर वो कहता पुअर ओल्ड मैन, बुजुर्ग इंसान, दाउ प्रनस्ट ए रोटन ट्री,
तुम एक ड्राई ट्री को प्रण कर रहे हो। ड्राई ट्री यानी जो पेड़ सूखा हुआ है, तुम उसी की छंगाई कर रहे हो। दैट कैन नॉट सो मच एज ब्लॉसम यील्ड इन ल्यू ऑफ ऑल दाई पेन्स एंड हस्बेंड्री। तो वो कहता है तुम तो एक ऐसे पेड़ को छांग रहे हो जो पहले से ही छंगा हुआ है। वो खुद की बात कर रहा है कि तुम मुझे पैसे तो दे रहे हो, परंतु मैं तो खुद भी काफ़ी बुरी कंडीशन में हूँ। तुम मेरी सेवा करके, मेरे प्रति इतनी वफादारी दिखा करके, हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ ना दे पाऊँ, क्योंकि मेरी खुद की हालत जो है वो अच्छी नहीं है। यहाँ ये जो प्रनस्ट ए रोटन ट्री का मतलब है, एक रोटन ट्री को, एक उजड़े हुए पेड़ को तुम पानी दे रहे हो, उसको सार संभाल कर रहे हो। वैसे तो प्रण करना होता है, छंगाई करना, उसकी यहाँ पे सेवा है, सार संभाल करना है। तो हो सकता है मैं तुम्हारे पेन्स की और तुम्हारी जो हस्बेंड्री है, हस्बेंड्री का मतलब सेवा, तो तुम्हारी हस्बेंड्री और तुम्हारे पेन्स के लिए हो सकता है मैं तुम्हें यील्ड ना दे पाऊँ। यील्ड का मतलब बदले में कुछ देना। ओके, इसका कंटेक्स्ट पे आ जाओ। Having come to know Oliver's malicious plan to put Orlando to death by burning his lodging, Adam apprises Orlando of Oliver's mind and requests him to run away from there and take up some profession to eke out his living. ये पूरी की पूरी लाइन है, दोबारा पढ़ लेते हैं। Having come to know Oliver's malicious plan, कि जब ओलिवर का malicious प्लान पता लगता है। malicious प्लान का मतलब बहुत ही बेकार, घटिया, घृणित प्लान। टू पुट ऑरलैंडो टू डेथ, और वो प्लान क्या था? ऑरलैंडो को मारने का। कैसे? बाय बर्निंग हिज लॉजिंग्स, उसकी लॉजिंग्स को आग लगा करके। लॉजिंग क्या होती है? लॉजिंग, रहने का स्थान, उसको लॉजिंग कहते हैं। एडम अप्राइजेज ऑरलैंडो, अब एडम ऑरलैंडो को बता देता है। अप्राइज करने का मतलब सूचना दे देना। ऑफ ऑरलैंडोज माइंड, ऑरलैंडो के माइंड के बारे में, ओलिवर्स माइंड, सॉरी, ओलिवर के माइंड के बारे में, ओलिवर के माइंड के बारे में यानी ओलिवर के जो प्लान है उनके बारे में। एंड रिक्वेस्ट हिम टू रन अवे फ्रॉम देयर, और उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। एंड टेक अप सम प्रोफेशन, और कोई प्रोफेशन ले लो हाथ में, यानी कोई काम ले लो हाथ में। टू ईक आउट हिज लिविंग, ताकि तुम अपनी लिविंग कमा सको, अपना गुजारा कर सको। ही ऑल्सो वंडर्स एज टू वाई ऑरलैंडो इज सो वर्चुअस एंड नोबल दैट अदर्स गेट जियलस ऑफ हिम। वो इस बात में भी वंडर करता है कि ऑरलैंडो इतना वर्चुअस और नोबल कैसे है, क्यों है इतना वर्चुअस और नोबल। वर्चुअस का मतलब गुणी, और नोबल का मतलब भला आदमी। तो वो एडम ये कह रहा है कि ओलिवर को इस बात से जेलसी है कि तुम इतने गुणी हो, तुम इतने नोबल हो, बाकी सभी तुमसे ईर्ष्या करते हैं, ओलिवर को भी तुमसे ईर्ष्या होती है। He asks him to take him into his service and he even at the age of 80 will prove to be a useful man. और वो उसको कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारी सर्विस करने को तैयार हूँ, भले ही मेरी एज कितनी हो गई है, 80 साल की, परंतु मैं अभी भी तुम्हारे लिए यूज़फुल हूँगा, मेरे को अपने पास रखो। Many end their career at 80 but he is going to begin it. आगे वो ये भी कहता है कि बहुत सारे लोग तो 80 साल की उम्र में कैरियर ख़त्म करते हैं, यानी नौकरी करना छोड़ देते हैं, लेकिन मैं शुरू कर रहा हूँ तुम्हारी नौकरी करना। बट ही डज नॉट रिग्रेट हिज डिसीजन, वो अपने डिसीजन को रिग्रेट नहीं करता। रिग्रेट करने का मतलब हाँ, पश्चाताप, पछतावा होना। Orlando is pleasantly surprised to find an honest and committed worker like Adam and notices that such people truly reflect the faithful service of the ancient world when people worked from a sense of duty and not for reward or wages. अब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उस बात की जो बोली गई थी उसने। ओरलैंडो सरप्राइज होता है, बड़ा ही खुशी से, मतलब उसकी हैरानी होती है कि उसको एक इतना ईमानदार और कमिटेड वर्कर मिला है एडम के रूप में। और वो ये बात भी नोटिस करता है, ध्यान देता है कि आज के समय में ऐसे लोग मिलना कितना मुश्किल है। सच पीपल ट्रूली रिफ्लेक्ट द, ये जो ऐसे लोग जो है ना, पुराने ज़माने की याद दिलाते हैं, जब लोग फेथफुल सर्विस दिया करते थे और सेंस ऑफ ड्यूटी होता था उनमें ये था कि बस ड्यूटी करनी है, उसके बदले में कुछ चाहते नहीं थे, रिवॉर्ड या कोई वेज मिले। रिवॉर्ड और वेज के लिए उसमें मीनिंग क्या आया था? मीड आया था। ही फील्स दैट ही डज नॉट बिलोंग टू द फैशनेबल वर्ल्ड ऑफ टुडे। अब ऑरलैंडो को ये भी फील होता है कि वो आजकल के ज़माने का तो नहीं लगता है, आजकल का जो फैशनेबल ज़माना है
वेयर पीपल विल नॉट वर्क एक्सेप्ट फॉर प्रमोशन। आजकल के ज़माने में तो लोग प्रमोशन के चाह के बिना कोई काम नहीं करते हैं, और सम गेन्स या कुछ प्राप्ति के बिना। एंड वंस हैविंग रिसीव्ड द पेमेंट दे स्टॉप देयर सर्विसेज। और जब उनको सब कुछ मिल जाता है तो वो सर्विस करना भी छोड़ देते हैं, काम करना भी छोड़ देते हैं। विच इज़ नॉट सो विद हिम, ऐसा उसके साथ बिल्कुल नहीं है, एडम के साथ। बट ही रिमाइंड्स द ओल्ड मैन दैट ही इज़ ट्रिमिंग ए ट्री विच इज़ ड्राई एंड स्ट्रक। परंतु वो फिर उस और नौकर को याद दिलाता है कि अरे भाई, तुम तो एक ऐसे ट्री को ट्रिमिंग कर रहे हो जो स्ट्रक विद मोस्ट मिसफॉर्च्यून है, जो दुर्भाग्य का शिकार है। वो खुद की बात कर रहे हैं कि मैं तो खुद मिसफॉर्च्यून का शिकार हूँ, और तुम मेरी सेवा कर रहे हो, यानी एक ऐसे ट्री की सेवा कर रहे हो जो सूख चुका है। इट कैन नॉट बर्स्ट इन टू ब्लॉसम, यह अब खिल नहीं सकता है। पेड़ कह रहा है, वो अपने आप को पेड़ मान के कह रहा है कि यह पेड़ अब खिल नहीं सकता है। सेट असाइड बेयरिंग द फ्रूट्स, फ्रूट्स की तो तुम बात छोड़ो, कि फल की तो बात छोड़ो, मेरे तो पत्तियाँ ही शायद नहीं आने वाली हैं। इट कैन नॉट गिव हिम ए रिवॉर्ड इन ल्यू ऑफ द पेन्स अंडरटेकन बाय हिम एंड हिज वर्क। तो वो उसको रिवॉर्ड नहीं दे सकता, जो वो काम कर रहा है उनके बदले में, जो वो काम कर रहा है उसके बदले में वो दे नहीं सकता अभी कुछ तुम्हें। इन ल्यू ऑफ का मतलब है बदले में देना। कमेंट्स द ड्यूटीफुल एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ द पास्ट इज कॉन्ट्रास्टेड विद द सेल्फिश एंड मॉनिटरी गेन्स ऑफ द प्रेजेंट। तो इसमें दो समयों की तुलना की गई है कि पुराने समय के लोग कैसे होते थे और अब के लोग कैसे हैं। पुराने समय में लोग ईमानदार सच्चे होते थे, अब स्वार्थी हो गए हैं। अनडाउटेडली द प्रेजेंट टाइम्स हैव फॉलन ऑन इविल डेज, ग्रीड एंड पिटी गेन्स। तो बिना शक के हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय जो है वो ईविल डेज से भरा हुआ है, यानी जो समय है बहुत ही ख़राब है, लालच है और छोटे छोटे फ़ायदों के लिए लोग काम करते हैं। द टू ब्रदर्स आर कॉन्ट्रास्टेड। इस सीन में, इस स्पीच में दो भाइयों की भी तुलना हुई है। द जेंटलनेस एंड नोबल नेचर ऑफ ऑरलैंडो, तो ऑरलैंडो का तो जेंटलनेस और नोबल नेचर दिखाया गया है। वो ट्रीट्स हिज ओल्ड सर्वेंट वेल, जो अपने बूढ़े नौकर को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। एंड इंस्पायर्स इनफ टू हैंड हिम आउट हिज टोटल सेविंग्स, और उसको इंस्पायर भी करता है कि वो अपनी पूरी की पूरी सेविंग उसको दे दे। एंड येट टू बी विलिंग टू सर्व हिज मास्टर एट द राइप एज ऑफ 80। और सर्वेंट के बारे में बताया गया है कि वो 80 साल का होने के बावजूद भी अपने मास्टर की सेवा करना चाहता है। कॉन्ट्रास्टेड विद द इविल एंड ग्रीडी ओलिवर। अब एडम की जो तुलना है और जब हम ओलिवर से करते हैं तो दोनों के नेचर में कितना फ़र्क है। ओलिवर उसका भाई होके भी उसकी कुछ नहीं कर रहा है, जबकि ये इसका नौकर होके भी इतना सोच रहा है। वो विल गो टू एनी लेंथ टू सर्व हिज एंड्स। तो ओलिवर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। उसको मारने तक की नौबत आ गई थी, मारने के सोच रहा था वो। तो कहाँ ओलिवर और कहाँ एडम। Oliver treated Adam most contemptuously, calling him a dog, thereby losing his faithful service. Oliver एडम के साथ भी बुरा व्यवहार करता है, उसको ओल्ड डॉग कहता है वो, तो फिर वो छोड़ देता है उसकी नौकरी। There is an appropriate simile comparing Orlando to a rotten tree। एक simile भी यूज हुई है ना, इसमें ऑरलैंडो ने अपनी तुलना किससे की है? रोटन ट्री से की है। अगली एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। इट इज़ माई ओनली स्यूट। स्यूट का मतलब यहाँ क्या है? रिक्वेस्ट से। प्रोवाइडेड दैट यू वीड योर बेटर जजमेंट्स, बशर्ते, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते कि तुम अपने माइंड को साफ कर लो। वीड योर बेटर जजमेंट्स ऑफ ऑल ओपिनियन दैट ग्रोज रैंक इन देम दैट आई एम वाइज आई मस्ट हैव लिबर्टी विद ऑल। पहले इसका रेफरेंस देख लेते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। These lines have been taken from Shakespeare's celebrated comedy As You Like It. These lines are spoken by Jacques to Duke Senior। तो ये लाइनें किसने बोली हैं? जैकस ने। किससे बोली है? ड्यूक सीनियर से। In the forest of Arden in the presence of lords। तो जंगल में बोली गई है जहाँ दूसरे लॉर्ड्स भी बैठे हुए थे। कंटेक्स्ट पढ़ लेते हैं। These lines show the great fondness of Jacques for motley's wear। तो ये लाइनें हमें दिखाती हैं कि जैकस को कितनी इच्छा है मोटली पहनने की, मोटली का कपड़े पहनने की। मोटली का मतलब वो टच स्टोन बनना चाहता है, टच स्टोन जैसा बनना चाहता है। टच स्टोन की क्या खासियत थी? असाता था, और उसको क्या सुविधाएं मिली हुई थी? हाँ, जैकस ये चाहता था कि मोटली वियर का मतलब है वो क्लाउन बनना चाहता था खुद। क्लाउन का मतलब विदूषक, यानी वो जोकर टाइप का, कि वो किसी को कुछ भी कह दे कोई बुरा ना माने।
तो जेकस तो खुद भी इसी टाइप का ही आदमी था, वो मेलंकली था, उदास, हर चीज़ में वो शिकायतें निकालता था, हर चीज़ में दोष निकाल लेता था, हर चीज़ में दुख निकाल लेता था, हर चीज़ की आलोचना करता था वो। तो जेकस कहता कि काश मेरे पास भी ये प्रिविलेज होता, ये विशेषाधिकार होता कि मैं किसी को कुछ भी कह देता और कोई मुझसे बुरा नहीं मानता। His desire to follow the profession of a fool। तो mortally wear का मतलब यहाँ पे है उसकी वो इच्छा जिसमें वो फूल बनना चाहता है। टचस्टोन को फूल भी कहते हैं। He is greatly impressed by Touchstone and wants to clean up this murky world by his satire and criticism। तो वो टचस्टोन से बड़ा प्रभावित है और वो भी दुनिया को क्लीन करना चाहता है, दुनिया को स्वच्छ करना चाहता है, सुधारना चाहता है मर्की वर्ल्ड को। मर्की का मतलब वो वर्ल्ड जो बड़ा गंदा है, विशैला है, उसको किससे? बाय हिज सटायर एंड क्रिटिसिज्म, अपने व्यंग्यों से सुधारना चाहता है, तानों से, और क्रिटिसिज्म यानी आलोचनाओं से। तो वो हर चीज़ की आलोचना करता है ना जेकस, लेकिन उसके पास वो सुविधा नहीं है कि कोई भी बुरा ना माने। चलो आ जाओ चौथे पे, अपने पढ़ लेते हैं। इट इज़ माई ओनली सूट। वो कहता मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, ड्यूक सीनियर से कह रहा है वो कि मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, provided that you weed your better judgments of all opinion that grows rank in them that I am wise। कि आप अपने माइंड को साफ कर लो। वीड योर बेटर जजमेंट्स का मतलब है कि आप दिमाग में जो भी वाइड आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी ये तरह तरह के विचार आ रहे हैं, उनसे अपने आप को आप क्लियर कर लो, और आप ये भी सोचना बंद कर दो कि मैं बुद्धिमान हूँ, कि मैं वाइज हूँ। यानी मेरे को आप सीरियसली मत लो, मेरे को ये मत मानो कि मैं बुद्धिमान हूँ और मैं जो कुछ कहता हूँ सोच समझ के कहता हूँ। आई मस्ट हैव लिबर्टी विद ऑल। वो कहता मेरे पास भी लिबर्टी होनी चाहिए। लिबर्टी का मतलब, लिबर्टी क्या होती है? आज़ादी। मेरे पास भी आज़ादी होनी चाहिए ताकि मैं जो कुछ चाहूँ मैं बोल सकूँ। एज लार्ज एज चार्टर एज द विंड टू ब्लो ऑन होम आई प्लीज़। तो वो कहता ऐसी आज़ादी होनी चाहिए जैसे कि हवा के पास आज़ादी होती है, जिसके ऊपर चाहे मर्जी वो बह जाए। टू ब्लो ऑन होम आई प्लीज़ फॉर सो फूल्स हैव। और वैसी आज़ादी चाहिए जैसी फूल को आज़ादी होती है। फूल का मतलब यहाँ मूर्ख नहीं लेना है आपको, फूल का मतलब वो आदमी जो हंसाता है सबको जोकर बन के। एंड दे दैट आर मोस्ट गोल्ड विद माई फॉली। और वो लोग जिनको मेरी फॉली से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, गोल्ड का मतलब परेशान हो जाना, हर्ट हो जाना, वो लोग जो मेरे से ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, दे मोस्ट मस्ट लाफ। उनको फिर हंसना चाहिए। उसका कहने का मतलब ये है कि मेरे को लोग सीरियसली ना लें। मैं कुछ भी किसी का भी मजाक उड़ा दूँ ना, तो लोग मेरे से नाराज़ ना हो, मेरे को डांटे ना, मारे ना, जबकि मेरी बात को किस में उड़ा दें? हंसी में उड़ा दें, सुन भी लें और हंसी में भी उड़ा दें। गुस्सा नहीं करता ये हर बात में। हाँ तो लोग तो करेंगे ना। इसको यही तो शिकायत थी कि काश मेरे पास भी ये होता कि मेरी बातों को लोग हंसी में उड़ाते। यानी ये सोच रहे कि इसका तो चलो काम ही है कहने का। नहीं नहीं, ये दुनिया को सुधारना चाहता है। हाँ, उसको मजाक नहीं माने, उसको समझ लें, लेकिन मुझसे गुस्सा ना हो कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको तो हर चीज़ में कमी निकालनी है। दुख सुख के मौसम में भी वो दुख की बातें कर लेता है, तो फिर कोई आदमी नाराज़ भी तो हो सकता है ना। वो कहता है कि नाराज़ ना हो मेरे से, मेरी बातों को वो सीरियसली भी लें, नाराज़ भी ना हो और हंसी में उड़ा दें कि ये तो इसका तो काम ही है बोलने का। दे मोस्ट मस्ट लाफ एंड वाई सर मस्ट दे डू सो। तो उनको ऐसा ही करना चाहिए। दे वाई सर मस्ट दे सो। तो उनको ये नहीं पूछना चाहिए अगर मैं कोई ऐसी वैसी बात कह दूं कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। द वाई इज प्लेन एज वे टू पैरिश चर्च। तो मेरी बातें इतनी सिंपल होनी चाहिए जैसे कि चर्च जाने का रास्ता होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे चर्च जाने के लिए अच्छा रास्ता बनाता है ना, एक सिंपल रास्ता, तो मेरी बातें भी उनको इतनी सिंपल लगनी चाहिए जितना कि चर्च जाने का रास्ता होता है। चलो इसकी अपने एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया था क्या? कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया था।
Jacques tells Duke Senior that his only request is that he should be allowed to follow the profession of the clown. तो वो जेकस कहता है ड्यूक सीनियर से कि मुझे भी शायद क्लाउन का प्रोफेशन मिल जाए तो अच्छा होगा. प्रोवाइडेड एवरीबडी शुड क्लियर इज माइंड ऑफ द वाइल्ड आइडियाज दैट ग्रो इन देम. परंतु मेरी एक शर्त ये होगी कि हर व्यक्ति अपना दिमाग साफ कर ले उन वाइल्ड आइडियाज से जो उनके दिमाग में उगते हैं. उन खरपतवार पौधे होते हैं ना जो हर जगह उग जाते हैं कहीं ना कहीं. हमारा माइंड भी वैसा ही होता है. जब हमारा माइंड खाली होता है ना तो उसमें तरह तरह के विचार आने लग जाते हैं. जैसे ज़मीन खाली छोड़ देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उग जाता है ना, उनको खरपतवार कहते हैं. फिर उनको साफ, वो भी यही कहता है कि उनके दिमाग में जो कुछ वाइल्ड आइडियाज़ उग रहे हैं उनको साफ कर लें. दैट ही इज़ वाइज. और लोग ये सोचना भी बंद कर दें कि मैं बुद्धिमान हूँ. ही मस्ट हैव फ्रीडम एज मच एज द winds to chide, speak freely on anybody he pleases because fools enjoy such freedom. उसको वो फ्रीडम भी मिलनी चाहिए जो हवा के पास होती है. हवा के पास ये फ्रीडम है ना कि वो किसी को भी कहीं पे भी जाके बह सकती है. वो ये नहीं देखती कौन बड़ा आदमी कौन छोटा आदमी है. तो वो कहता मुझे भी ये फ्रीडम मिलनी चाहिए कि मैं जिससे चाहे जैसा भी मजाक कर लूँ. ही प्लीजेस बिकॉज फूल्स इन्जॉय सच फ्रीडम. तो उसको ये लगता है कि फूल के पास ये सारी फ्रीडम होती है तो मुझे भी चाहिए. एंड दोज हु आर मोस्ट हर्ट बाय कॉमिक रिमार्क शुड लाफ द मोस्ट. और उन लोगों को सबसे ज़्यादा हंसना चाहिए जिन पर मैं कॉमिक रिमार्क्स करता हूँ, यानी जिनका मैं मजाक उड़ाता हूँ. वो लोग भी मेरी बात पर हंसें ना कि गुस्सा करें. एंड दे मस्ट डू सो. एंड द रीज़न वाई सच ए पर्सन मस्ट डू सो इज़ एज सिंपल एज द वे टू पैरिश चर्च. और क्यों हंसना चाहिए उनको, ये बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, जैसे कि चर्च का एक रास्ता होता है. द मैन whom a fool in his wisdom makes fun of will be very foolish if he does not appear to ignore the taunt even though he heard it. और जिसका मजाक फूल उड़ाता है अगर वो हंसता नहीं है तो वो मूर्ख साबित हो जाएगा. उसको हंसना ही पड़ेगा भले ही उसी का ही मजाक उड़ाया जा रहा हो. आपने देखा होगा ना कई जो शोज होते हैं, कपिल शर्मा शो या जैसे भी हैं, उसमें वो उन्हीं का ही मजाक उड़ाता है और वो खुद हंसते ना, हालांकि मजाक भी उनका खूब उड़ाता है. अगर वो ना हंसे, गुस्सा हो जाए तो हम उनको मूर्ख मानेंगे. किनको? जो गुस्सा आ रहे हैं. क्यों मानेंगे? क्योंकि हमें पता है भाई ये तो काम ही इसका यही है. अब कपिल शर्मा अगर ऐसी बात नहीं करेगा तो फिर हंसेगा कौन? वो शो क्यों देखेंगे? यही बात वो कह रहा है कि मेरे को भी वैसा ही रोल चाहिए कि मैं जिसका मजाक उड़ाऊं वो हंसे, और अगर वो ना हंसे तो लोग उसी को ही कहें कि तू मूर्ख है, तू हंस क्यों नहीं रहा है. आई बात समझ में? तो वो यही कह रहा है कि अब उसके सामने ये दिक्कत है. अब आप या मैं भी मान लो किसी का मजाक उड़ाएंगे तो हमारे पास वो कपिल शर्मा वाली लिबर्टी, वो प्रिविलेज है नहीं कि हम किसी का मजाक उड़ाएं और वो हमारे पे हंस दे. जिस व्यक्ति का कपिल शर्मा मजाक उड़ा रहा है, आप उसका वैसे ही मजाक उड़ाओगे तो हंसेगा क्या? वो तो आपको नाराज हो जाएगा कि तू कौन होता है मेरे को ये कहने वाला. तो यही वो बात कह रहा है कि अब तो मेरे से लोग नाराज होते हैं. काश मैं फूल होता तो मैं सभी से वो बातें कर लेता और लोग फिर उल्टा हंसते. और अगर लोग ना हंसते तो लोग उन्हीं को ही कहते कि तू हंस क्यों नहीं रहा. The man whom a fool in his wisdom makes fun of will be very foolish if he does not appear to ignore the taunt even though he heard it. तो अगर वो इग्नोर नहीं कर पाता उस टॉन्ट को, जिस आदमी पर मैं टॉन्ट मारता हूँ, अगर वो इग्नोर नहीं करता उसको और नाराज होता है तो लोग उसी को ही मूर्ख कहें, लोग उसी को ही खराब कहें. If he does not ignore such foolish remarks, the wise man's foolishness is exposed by the glances of the fool. Give me freedom to speak my mind and I will by and by purge the world of the sins provided they patiently receive my medicine. आगे वो एक बात और कहता है कि मुझे बोलने की आज़ादी दो पूरी और मैं दुनिया को पर्ज कर दूंगा. दुनिया को पर्ज करने का मतलब दुनिया को शुद्ध कर दूंगा उसके सिन से, पापों से. प्रोवाइडेड दे पेशेंटली रिसीव माई मेडिसिन. परंतु मेरी शर्त ये है कि वो धैर्य से मेरी मेडिसिन को रिसीव करें, यानी मेरी बातों को सुने धैर्य से. सेज ही. कमेंट्स में इट शोज अनदर साइड ऑफ जेकस कैरेक्टर. तो यहाँ जेकस के कैरेक्टर की हमें एक और अन्य साइड देखने को मिलती है. टचस्टोन हैज सर्टेनली इन्फ्लुएंस्ड हिम एंड सो इम्प्रेस्ड इज he by him that he wants to do what Touchstone does, that is satirize the society. तो वो टचस्टोन की तरह रिमार्क्स कर देना चाहता है आज़ादी से, और उसका उद्देश्य क्या है? सोसाइटी को सैटिराइज करना. सोसाइटी को सैटिराइज करने का मतलब समाज का मजाक उड़ाना, व्यंग्य करना. दिस स्पीच ऑल्सो शोज हिज साइनिक अप्रोच टू मैनकाइंड.
और इस स्पीच से हमें ये पता लगता है कि उसकी मानवता के प्रति अप्रोच कैसी है, मानवता के प्रति साइनिक अप्रोच है उसकी। साइनिक का मतलब, साइनिसिज्म किया था ना हमने वोकैबुलरी में, साइनिक मतलब मानव द्वेषी या शिकायती नेचर का है वो, हर चीज़ में वो शिकायत करता है, हर चीज़ में वो कमियां ढूंढ लेता है। ओके, बहुत आज के लिए।